मर्केंटलिज्म इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी का एक फेज़ है। ऑल्दो जो मर्केंटलिज्म का जो फिनोमिना है, उसकी जो साइकी है, वो आज भी ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म में स्टेट के इंटरनेशनल लेवल पे इंटरवेंशन, ताकि उसकी अपनी इकोनॉमी को के के जो रिलेटिव गेंस को बढ़ाया जाए, ठीक है, उसके इमीडिएट फ़ायदे को बढ़ाया जाए, उसके लिए एज ए टूल ये यूज़ होता है अब भी। पर एज अ ब्रॉडर फिनोमिना जिसको सारे देश स्वीकार करते हों एक वक्त के, वो अब ख़त्म हो चुका है। तो मर्केंटलिज्म जब प्रारंभ होता है 14वीं 15वीं 16वीं 17वीं शताब्दी में तक चलता है। इसमें स्पेन, पुर्तगाल, डच, ये कंट्रीज़ इनिशियल लीड लेती हैं और एक्सपेंसिव मेटल्स और ट्रेड्स मोनोपोली के लिए दुनिया को सर्च करती हैं। सब्सिक्वेंटली इंग्लैंड और फ्रांस भी निकलते हैं और दुनिया भर में कच्चे माल की सप्लाई के लिए और तैयार माल की मंडी के लिए और उन पर अपनी मोनोपोली स्थापित करने के लिए एक रेस लगती है। तो इंपीरियलिज्म और मर्केंटलिज्म का चोली दामन का साथ है। इंपीरियलिस्ट को पुश करने वाली जो एक आइडियोलॉजी रही है कि इससे हमें फ़ायदा होगा कैप्चर करके नए इलाकों को, वो डेफिनेटली मर्केंटलिज्म रही है। जिस तरह से अमेरिका ने जिस तरह से यूके ने अमेरिका को कैप्चर किया और उसकी ट्रेड पॉलिसी को रेगुलेट करने की कोशिश की, उसके ऊपर इस तरह की टैरिफ और ट्रेड रिस्ट्रिक्शन लगाई जिसका फ़ायदा पहले ब्रिटेन को, बाद में अमेरिका को हो, जो कि बाद में उनके बीच में टी को लेकर के कन्फ्लिक्ट पे चला गया और बोस्टन टी पार्टी कन्फ्लिक्ट, और उसके बाद अमेरिका की आज़ादी की लड़ाई हो जाती है। तो ये दिखाता है अमेरिकन इंडिपेंडेंस में भी कि प्रोटेक्शनिज्म की पॉलिसी ये अपने मर्केंटलिज्म की पॉलिसी बहुत बड़े जिम्मेदार थी अमेरिकन लिबरेशन स्ट्रगल के लिए। तो मर्केंटलिज्म का आइडियोलॉजी का ये मानना था कि जितना एक देश कच्चे माल की सप्लाई और तैयार माल के लिए एक्सक्लूसिव मंडी रखेगा, जैसे ब्रिटेन ने भारत को रखा, उससे वो उतनी जल्दी अमीर हो जाएगा और उसको हो सके तो जो सरप्लस वो गेन करेगा, इसको बुलियन में और सिल्वर में, प्रीशियस मेटल में कैप्चर करना चाहिए ताकि रिलेटिवली हम अमीर हो जाएं। और यही इंपॉर्टेंट है, रिलेटिव रूप में जो आज हमारा किसी देश से व्यापार है उसमें वर्तमान में फ़ायदा मिलना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। लॉन्ग टर्म गेन क्या है वो आप डिटरमाइन नहीं कर सकते, पर अगर आपके पास प्रीशियस मेटल्स आप कमा लेते हैं, ट्रेड में सरप्लस आपको मिलता है, तो यू विल बी फाइन इन द लॉन्ग रन, ये सोच थी। बट हमारे डेविड ह्यूम ने उन्होंने एक थीसिस दी, डेविड ह्यूम ने, जिसका नाम उन्होंने रखा प्राइस स्पेकी फ्लो मैकेनिज्म। प्राइस स्पेकी फ्लो मैकेनिज्म एक उन्होंने थीसिस दी डेविड ह्यूम ने, जिसमें उन्होंने बताया कि भाई जो ये सोचे कि हम रिलेटिव गेन प्राप्त कर लें ट्रेड में, आज हम रिच हो जाएं ट्रेड से, दूसरे भाड़ में जाएं, हम आगे निकल जाएं, तो हम समृद्ध हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि ये एक हारने वाली सोच है जो खुद को स्वयं हराएगी, क्योंकि अगर आप सारी दुनिया से बुलियन इकट्ठा कर लोगे, सिल्वर इकट्ठा कर लोगे, तो बेसिकली होगा क्या, आपकी सोसाइटी रिच हो जाएगी, तो इसकी वजह से आपके जो एक्सपोर्ट है लॉन्ग टर्म में वो महंगे हो जाएंगे। तो अपने आपको फिर ज़्यादा इंपोर्ट करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट आप कम करोगे, क्योंकि आपकी कंपिटिटिवनेस लो हो जाएगी एक्सपोर्ट के लिए, क्योंकि आपके लोग रिच हो जाएंगे तो उनकी लेबर कॉस्ट बढ़ जाएगी, हर एक चीज़ आपके देश में महंगी हो जाएगी। तो नेचुरली आपकी जो जो आपने ये प्रीशियस मेटल प्राप्त की है, ये आपकी जो जो दूसरी चीज़ें आप एक्सपोर्ट करते हो उसको हिट करेगी और वो अनकम्पिटिटिव हो जाएगी। इसीलिए डेविड ह्यूम कहते हैं कि लॉन्ग टर्म में ये आपको फ़ायदा नहीं देने वाली। उसके बाद एडम स्मिथ का एक स्टूडेंट और को पढ़ने वाला एक व्यक्ति, और उसके बाद इसी थीसिस पे फर्दर काम करने वाला व्यक्ति, इसका नाम है डेविड रिकार्डो। हमारे इकोनॉमिक्स के विद्वान डेविड रिकार्डो, जो कि अपने वर्क में ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि रिलेटिव गेन की तुलना में कंपैरेटिव एडवांटेज ऑफ जो ट्रेड है उसको फोकस करना चाहिए। और जो ट्रेड है वो एक ज़ीरो सम गेम नहीं है रिलेटिव गेन्स की, भाई आज मैंने कमा लिया आप हार गए, मैं जीता तो आप हारे, नहीं, ये पॉजिटिव सम गेम है, कुछ मैंने आपसे लिया और कुछ आपने मुझसे लिया, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। ऐसी बात रिकार्डो थ्योरेटिकली पुश करता है। हालांकि उनकी लाइफ टाइम में ये आइडियोलॉजी इंग्लैंड में एक्सेप्ट नहीं की जाती, पर उनके जाने के बाद ये पॉपुलर होती है। और उनका एक स्टूडेंट लियोनेल रॉबिनो इसको और ज़्यादा पॉपुलराइज करता है।
और आगे चल कर के फिर चाहे सैमुअल्सन हो या कोई और ऐसे क्लासिक जो मतलब इकोनॉमिक्स के मेन स्ट्रीम के विद्वान हैं, वो इस थीसिस को एक्सेप्ट करने शुरू कर देते हैं। ठीक है। तो यहाँ ये है पॉलिटिकल, और पॉलिटिकल इकोनॉमी का एंड इसलिए होता है क्योंकि जो ये न्यू लिबरल इकोनॉमिक जो थॉट आती है, क्लासिकल इसको लिबरल इकोनॉमिक कहते हैं हम एडम स्मिथ के साथ, वो ये दिखाती है कि फ्री ट्रेड से ज़्यादा फ़ायदा आपको एज़ कम्पेयर टू कार्टल बना करके, एज़ कम्पेयर टू दूसरों मतलब किसी एक इलाके को मोनोपोली इस्टेब्लिश करके उसको अपने साथ ही ट्रेड करने की तुलना में आप जो है ट्रेड को ओपन कीजिए और कुछ हमसे लीजिए, कुछ हम आपको देंगे और किसी को नुकसान नहीं होगा इसमें लॉन्ग टर्म में, ऐसा डेविड रिकार्डो भी कहते हैं। तो वो रिकार्डो की जो ट्रेड थ्योरी है वही इसमें फिर चेंज लाती है और आगे और विद्वान इसको आगे ले जाते हैं। और हमारे पॉलिटिकल साइंस में क्या नुकसान होता है कि जब ये इकोनॉमिक एस्पेक्ट डोमिनेट होने लगता है तो लास्ट क्लासिकल जो इकोनॉमिस्ट है रिकार्डो के बाद हमारे अपने ये जेम्स स्टुअर्ट मिल, वो भी ये मानते हैं कि पॉलिटिकल इकोनॉमी में पॉलिटिकल इकोनॉमिक अप्रोच को मानते हैं कि पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स दोनों को मिलकर के किसी भी राष्ट्र को और समाज को अच्छा करना है, और इवन देशों को भी आपस में अपने पॉलिटिकल और इकोनॉमिक रिलेशनशिप को म्यूचुअल गेन के लिए डेवलप करना है। पर अब मार्शल के आने के बाद इकोनॉमिक एस्पेक्ट हैवी हो जाता है और पॉलिटिक्स को समथिंग ट्रबल समझ कर बहुत से इकोनॉमिक्स के विद्वान साइड कर देते हैं और फिर इंटरनेशनल ट्रेड इंपॉर्टेंट हो जाता है उनके एंगल से। और इसकी वजह से एक ऐसा पीरियड आता है जिसमें कि पॉलिटिकल इकोनॉमी विषय जो टूट जाता है और इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स बन जाता है, और इसकी वजह से कई समस्याएं खड़ी हो जाती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इंटरनेशनल पॉलिटिकल बिहेवियर और इंटरनेशनल इकोनॉमिक बिहेवियर को अलग नहीं किया जा सकता, दोनों एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट होते हैं। हालांकि ग्रेजुअली इसकी गलती का एहसास होता है और फिर 1950 के बाद, बल्कि 1960 के दशक में, और अब ये रियलाइजेशन है कि पॉलिटिकल इकोनॉमी एज अ विषय अपनी रिलेवेंस रखता है। अब चाहे ग्लोबलाइजेशन आ गई हो, पर ग्लोबलाइजेशन में भी जो स्टेट्स हैं वो हमेशा उनका कॉन्फ्लिक्ट रहता है कि वो अल्टीमेट गेन के लिए सोचें, लॉन्ग टर्म गेन के लिए सोचें या रिलेटिव गेन के लिए सोचें। और जब भी इंटरनेशनल ट्रेड में, ग्लोबलाइजेशन में रिलेटिव गेन में नुकसान होता है देशों को, तो देश कंपेल हो जाते हैं, कंट्रीज कंपेल हो जाती है कि वो प्रोटेक्शनिस्ट स्टांस लें, थोड़ा सा पुराना वाला अपना मर्केंटलिस्ट स्टांस लें, ताकि अपने देश के लोगों की प्रॉस्पेरिटी को बचा सके रिलेटिव टर्म में, लॉन्ग टर्म की तुलना में, क्योंकि लॉन्ग टर्म किसने देखा, डर जाते हैं देश। तो ये ट्रेड ऑफ हर देश को करना पड़ता है। तो आज भी पॉलिटिकल इकोनॉमी इंपॉर्टेंट है, पर बेसिकली हुआ क्या बीच के पीरियड में कि इकोनॉमिक एस्पेक्ट डोमिनेट कर जाता है और इकोनॉमिस्ट समहाउ इकोनॉमिक एंगल से कंट्रीज़ के बिहेवियर को भी दिखाना शुरू कर देते हैं, जो कि बुरा नहीं है, पर पॉलिटिकल एस्पेक्ट जो है वो इकोनॉमिक्स से पूरी तरह से दिखाया नहीं जा सकता, क्योंकि सिक्योरिटी डायलामा क्या है उसको आप प्रॉफिट और लॉस से नहीं नाप सकते, क्योंकि वो देश की कॉन्शियसनेस में है कि अगर हम गुलाम हो गए तो उसके लिए कोई भी लॉस झेलने को तैयार है। वहाँ आपकी वो प्रॉफिट और लॉस वाली कैलकुलेशन काम नहीं आएगी। ये सब पढ़ने में मुझे मेरी हेल्प हमारे एक किताब थी पीएचडी के दौरान, रॉबर्ट गिलपिन की, ग्लोबल पॉलिटिकल इकोनॉमी अंडरस्टैंडिंग द इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, ये बुक से मैंने थोड़ा सा लिया, तो ये मैं बताना चाहता हूँ आपको। धन्यवाद।